हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंटरफ्रेंस फ्रॉम ए वेज सेफ फिल्म। वेज सेफ फिल्म मीन्स ऐसी फिल्म जिसमें कि पोजीशन के साथ साथ फिल्म की थिकनेस चेंज होती जा रही है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव्स ऑफ लाइट कि एक स्पेशल केस है ये वैसे फिल्म का ही कि ऐसे फिल्म हमारे पास हो जिसमें कि कॉन्टिन्यूसली थिकनेस चेंज होती जा रही है बट स्लोली थिकनेस चेंज हो रही है इस फिल्म की। तो इस टाइप की फिल्म अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारा जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है वो रिंग्स की फॉर्म में बनता है। और जैसे कि न्यूटन्स ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था तो उनके नाम पे ही इसको कहा जाता है न्यूटन्स रिंग्स। अब जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है या फिर जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है जो कि रिंग्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है, इसका जो बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहले मैं वो आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें हम क्या लेके चलते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स इसका बॉटम फेस कॉन्वेक्स शेप का है, टॉप फेस है वो प्लेन है। इसके नीचे हमने एक ग्लास प्लेट ली तो एक ग्लास प्लेट के ऊपर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस पुट कर दिया। तो उससे क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस इस ग्लास प्लेट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा। ये सी हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब हमने क्या किया, एक लाइट का सोर्स लिया, उस लाइट के सोर्स से लाइट हमने यहाँ पे फॉल की। लाइट यहाँ पे डायरेक्टली फॉल नहीं होती, लाइट का सोर्स है उसको इस फिल्म के एज से हम पैरेलल रखते हैं। तो मीन्स यहाँ से रेज आती हैं, इन रेज को जो रेज यहाँ से ऐसे आ रही हैं उन रेज को हम यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल पे यहाँ से लेंस से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो रेज हमारी इस टाइप से बेंड होके या फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस सेटअप पे गिरती हैं। यहाँ पे गिरने के बाद इस सेटअप से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो लाइट हमारी अगेन इस टाइप से कलेक्ट होती है और यहाँ पे टॉप पे हमारा जो भी मेजरिंग सेटअप होता है, जो भी मेजरिंग लेंस होता है वो यहाँ पे टॉप पे लगा होता है। तो उसकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोप से रीडिंग्स देख लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम में कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ वही पार्ट बनाया है जो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट को इस न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमें यूज़ करना है, सिर्फ हमने वही पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसमें हमने क्या लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, बॉटम पे हमने ग्लास प्लेट ली, उसके बाद हमने लाइट डाली इसके ऊपर। एक कोई भी सोर्स है जिससे कि हम यहाँ पे लाइट फॉल कर रहे हैं। जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है वो लाइट इस लेंस से पास होके हमारे पास जो मीडियम है जिसमें कि रिफ्रैक्शन हो रहा है वो मीडियम हमारा कौन सा है, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड इस ग्लास लाइट के इस ग्लास प्लेट के बीच का जो ये पार्ट है ये मीडियम है हमारा। इस मीडियम का कुछ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इस मीडियम की थिकनेस हम देख सकते हैं कि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे हमारा जो मीडियम है वो वन साइड नहीं है, वो हमारा कंप्लीट सरफेस में फिल है। क्यों? क्योंकि हमने एक लेंस को प्लेट के ऊपर रखा तो उसके चारों तरफ हमारी ये जो कंडीशन है या फिर ये जो वेज शेप फिल्म है ये हमारी इसके चारों तरफ बन रही है इसके सराउंडिंग में। तो हमने क्या देखा कि सेंटर पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है एंड उसके चारों तरफ हमारी ये जो वेज शेप फिल्म है वो बन रही है। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी एक पर्टिकुलर साइड में हम इसको डिस्क्राइब करके दिखा सकते हैं कि सोर्स से हमने लाइट डाली, ये लाइट हमारे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बी पॉइंट से लाइट हमारी इस मीडियम में एंटर करेगी बी प्राइम तक एंड उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर जाएगी। बी पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो हमें डी रे की फॉर्म में मिली, बी पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई वो हमें D1 की फॉर्म में मिली। मीन्स जो टॉप सरफेस से जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो हमें डी मिली, जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है एंड बी प्राइम से लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो हमें D1 रे की फॉर्म में मिली। इन दोनों रेस को हम यहाँ पे अपने ऑप्टिकल लेंस से मेज़र करेंगे तो यहाँ पे हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अब जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा उसका कैसा क्या बिहेवियर रहेगा, फ्रिंजेस किस टाइप से होंगी, उन सबको हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका भी फर्दर रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन उस ट्रांसमिटेड लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए जो ग्लास प्लेट ली गई है उस ग्लास प्लेट का ये वाला सरफेस है उसको डार्क पेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रांसमिटेड लाइट है वो आपकी इस इंटरफ्रेंस पैटर्न में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस मिल रहा है दैट इज़ प्योरली रिफ्लेक्टेड वेव्स की वजह से मिल रहा है।
तो अब हम देखते हैं इस इंटरफ्रेंस पैटर्न को, इसको एनालाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। तो इसका ही एक सिमिलर डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में बनाती हूँ तो ओ अगर इस सर्कल का सेंटर है तो आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो क्या कर दिया, सेंटर से एंड जिस पॉइंट पे हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है या जिस पॉइंट पे हमारी रे फॉल कर रही है, ये डिस्टेंस हमने आर कंसीडर कर लिया कि इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है, एंड एफ पॉइंट इधर है और इधर ही पॉइंट है। तो हम मान सकते हैं कि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से इधर और इधर इक्वल डिस्टेंस पे हमारा सेम इफेक्ट हमें मिलेगा। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आर डिस्टेंस इधर एंड आर डिस्टेंस इधर, यहाँ पे हमने ये दो पॉइंट्स लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इससे जो टी थिकनेस बनेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वेज शेप की, वो दोनों साइड सेम रहेगी, एंड ये डिस्टेंस भी आर एंड आर डिस्टेंस रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हमने इनिशियली ले ली हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे एफ प्राइम एंड ई प्राइम, ये किसके इक्वल है, टी थिकनेस के इक्वल। और ये टी थिकनेस कौन सी है, टी बी द थिकनेस ऑफ फिल्म एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट सी, कि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट सी से अगर हम आर डिस्टेंस पे दोनों साइड जाते हैं तो जो थिकनेस हमारी इस फिल्म की मिल रही है वो थिकनेस हमारी कितनी है, टी है। अब हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। तो ज्योमेट्री ऑफ सर्कल क्या कहती है, एच जी मल्टीप्लाई बाई जी सी, एच आपका ये पॉइंट टॉप पे, एच जी मल्टीप्लाई बाय जी सी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ई जी मल्टीप्लाई बाय जी एफ के इक्वल होगा। सो हमने सर्कल की ज्योमेट्री को यूज़ किया, उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं एच जी मल्टीप्लाई बाय जी सी इक्वल्स टू ई जी मल्टीप्लाई बाय जी एफ। एच जी को क्या लिख सकते हैं हम, एच जी को मैं लिख सकती हूँ एच सी माइनस जी सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एच जी को लिख दिया एच सी माइनस जी सी मल्टीप्लाई बाई जी सी इक्वल्स टू ई जी इंटू जी एफ। अब जो ई जी एंड जी एफ इनकी डायमेंशन क्या है, स्मॉल आर क्या है एक्चुअल में, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो रिंग बनेगी, न्यूटन रिंग, यहाँ पे हमें जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो रिंग फॉर्म में मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ फिल्म पे जो मुझे यहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न में मिलेगी वो एक रिंग फॉर्म में मिलेगी, और उस रिंग की रेडियस यहाँ पे लेके हम चल रहे हैं आर। तो ये ई जी की डायमेंशन भी आर एंड जी एफ की डायमेंशन भी आर। सो ई जी इंटू जी एफ हमारा हो गया आर स्क्वायर। इधर हम देखें एच सी क्या है, एच सी टॉप टू बॉटम, तो ये जो आपका सर्कल था, जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हमने कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट किया था, तो इसका डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उसका कैपिटल आर है। सो 2r माइनस जी सी किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू थिकनेस टी, तो दिस माइनस टी मल्टीप्लाई बाई जी सी टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2rt माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें कि जो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो टी से काफ़ी बड़ा है, टी स्क्वायर के कंपैरिजन में भी काफ़ी बड़ा होगा, तो टी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं 2rt के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमने जब सेकेंड टर्म को नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, 2rt इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर को मैंने डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि आर मेरा डी बाई 2 होता है। तो यहाँ से मेरा जो डायमीटर का फॉर्मूला आ गया डी स्क्वायर बाई 4, आर को इधर लेके गई, 4r इक्वल्स टू 2t, तो 2t इक्वल हो गया डी स्क्वायर बाई 4r। यहाँ पे t क्या है, t मेरी थिकनेस है इस फिल्म की इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे E एंड F पे, एंड D क्या है, इस E F पॉइंट को ज्वाइन करके जो मेरी रिंग बनेगी, यहाँ पे न्यूटन रिंग बनेगी, उस न्यूटन रिंग का डायमीटर है। तो उस डायमीटर को इस T थिकनेस के साथ इस इक्वेशन की हेल्प से हमने कोरिलेट कर दिया है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम यूज़ करेंगे अपनी कंडीशन ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस की। तो सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लेके चलते हैं। जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है वो क्या है कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। इंटरफ्रेंस के लिए हमारी ये जनरल कंडीशन है। अब इस केस में अगेन रिफ्लेक्टेड लाइट को हम स्टडी कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट है, लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो स्टोक्स थ्योरम को इंक्लूड करके जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस बन रहा है दैट इज 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। एंड कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इज दिस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो अगेन ये कंडीशन हमें सेम मिली ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। अब इस कंडीशन में देखो, इन केस ऑफ रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, कि हम यहाँ पे क्या करके चल रहे हैं कि जो रेज है वो नॉर्मली गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, ये सी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये हमारा एक इंक्लाइंड स्लाइड है, यहाँ से हमारी लाइट आती है और वो लाइट यहाँ से 45 डिग्री पे, ये जो स्लाइड हमारी टिल्टेड पोजीशन में 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री से यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉल करती है इसके ऊपर लाइट यहाँ से, जैसे तो ये लाइट इस टाइप से स्ट्रेट फॉल करती है। तो लाइट इस टाइप से स्ट्रेट फॉल करे तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा वो स्मॉल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी काफ़ी स्मॉल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा स्मॉल है तो कोसाइन ऑफ आर को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, 2 कोसाइन ऑफ आर को मैंने 1 लिख दिया, तो 2t इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 था और म्यू मैंने इधर ले लिया, तो 2t इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू। अब देखो इस सेकंड इक्वेशन में भी मेरे 2t है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 2t है। इस ट्वाइस ऑफ t को जब मैं इक्वेट करूँगी तो यहाँ से मुझे मिलेगा d स्क्वायर बाई 4r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू। मैंने यहाँ पे dn लिखा, क्यों? क्योंकि किसी n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरी यहाँ पे रिंग होगी, तो मैं कह सकती हूँ किसी nth रिंग के लिए अगर मैं सिचुएशन फाइंड आउट करूँ, मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूँ, तो वो मेरी इक्वेशन इस टाइप से बनेगी कि dn स्क्वायर बाई 4r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू। इसको जब सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास आया dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4r लैम्डा 2n प्लस 1 बाई 2 म्यू। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ nth रिंग, और ये डायमीटर मेरा nth रिंग का है वो किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर r लैम्डा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 म्यू। तो ये मेरा डायमीटर हो गया किसी भी nth रिंग का। अब n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे पास डिफरेंट रिंग्स के डायमीटर यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे इस डायमीटर को देखिए एक्चुअल में, तो ये डायमीटर किसके इक्वल है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे मेरे पास गिवन वैल्यू ऑफ r है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिक्स कर दिया तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स हो गई। लैम्डा जो भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेके चल रहे हैं उसकी वेवलेंथ, अगेन दिस इज फिक्स। एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। जो मीडियम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इस लेंस एंड ग्लास प्लेट के बीच में, वो मीडियम भी हमारा फिक्स है। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट हैं तो मेरा जो रेडियस, इस रिंग का जो रेडियस है या फिर रिंग का जो डायमीटर है, द डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। इसका मतलब है कि न्यूटन रिंग में जिस nth रिंग का डायमीटर मुझे यहाँ पे मिला, दैट nth रिंग डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कि अगर इस न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि मैं ब्राइट रिंग का डायमीटर फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ब्राइट रिंग का डायमीटर मेरा ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब हम अपनी जो डार्क रिंग बन रही है उस डार्क रिंग के डायमीटर को एनालाइज करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्राइट रिंग है उसका डायमीटर है वो ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल है। अब डार्क रिंग का डायमीटर अगर हम देखना चाहें तो देखो, डार्क रिंग के लिए अगेन पार्ट डिफरेंस हमारा है 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, किसके इक्वल, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ से डार्क रिंग के लिए हमारे पास कंडीशन आएगी 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ r इक्वल्स टू n लैम्डा। अगेन हम नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर करें तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए क्या हो जाएगा, कोसाइन r की वैल्यू 1। कोसाइन r की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो यहाँ से हमारे पास 2t की वैल्यू आएगी n लैम्डा बाय म्यू। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी।
इस थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 से हम कंपेयर करें। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, 2t = dn²/2 तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास जो nth डार्क रिंग है उसका डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r = किसके हो जाएगा, n λ/μ। और यहाँ से हमारे पास nth डार्क रिंग का डायमीटर रहेगा √2n λ/μ। ये nth डार्क रिंग का डायमीटर है, ये nth ब्राइट रिंग का डायमीटर है। अब अगर हम n की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, देखो अगेन इन पैरामीटर्स को हमने कांस्टेंट किया, तो जो डार्क रिंग का डायमीटर है वो √* नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये √* ऑड नेचुरल नंबर्स के प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 0 पुट की, n की वैल्यू 0 पुट करते ही डार्क रिंग का जो डायमीटर था वो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ब्राइट रिंग का डायमीटर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा 2 λr/2μ। इसका मतलब है n 0 पुट करते ही जो हमें सबसे फर्स्ट ब्राइट रिंग मिली वो किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे मिल रही है, मीन्स उस रिंग का हमें एक फाइनाइट डायमीटर मिल रहा है, लेकिन डार्क रिंग का डायमीटर हमें मिल रहा है 0। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके पास सबसे पहले हमारी डार्क रिंग बनेगी, उसके बाद हमारी ब्राइट रिंग बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल रिंग होगी हमारी वो सेंट्रल रिंग डार्क होगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिंग होंगी हमारी उनको हम एनालाइज करते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था कि जो डार्क रिंग है उस डार्क रिंग में इनिशियल जब n को 0 रखते हैं तो डायमीटर 0 आता है, लेकिन ब्राइट रिंग की जो कंडीशन थी उसमें हमारा डायमीटर नॉन 0 आ रहा था। इसका मतलब जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे हमारी डार्क रिंग है, उसके बाद हमारी ब्राइट रिंग है। अब जो नेक्स्ट डार्क रिंग हमारी कहाँ बनेगी, उसमें देखो जब डायमीटर के फॉर्मूले में हम n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट डार्क रिंग हमारी बनेगी 2 r λ/μ पे। इसका मतलब है यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक डार्क रिंग बनी, उसके बाद एक ब्राइट रिंग बनेगी, ब्राइट रिंग के बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे डार्क रिंग बनेगी और उस डार्क रिंग का हमारा डायमीटर कितना होगा, 2 r λ/μ। सेकेंड डार्क रिंग हमारी बनेगी जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा 2 r λ/μ। थर्ड डार्क रिंग जब डार्क रिंग के डायमीटर में n = 3 रखेंगे, इसी टाइप से n = 4 रखेंगे तो हमारी फोर्थ डार्क रिंग का डायमीटर आ जाएगा एंड सो ऑन। इस टाइप से हम डिफरेंट डार्क रिंग्स हैं उनके डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए वो क्या है कि जैसे जैसे हम डार्क रिंग का डायमीटर बढ़ाते जा रहे हैं या फिर हम कहीं के रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन डार्क रिंग्स के बीच के जो सेपरेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि दो सक्सेसिव डार्क रिंग्स हैं उनका सेपरेशन कैसे चेंज हो रहा है। आइए अब उसको देखते हैं कि सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव डार्क रिंग्स। इसका मतलब सबसे पहले डार्क रिंग हमारी बनी थी सेंट्रल कॉन्टैक्ट पे जब हमने n को 0 रखा था, तो D0 को जब D1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास D0 एंड D1 जो डार्क रिंग है उनके बीच का सेपरेशन आएगा। वो सेपरेशन हमारे पास कितना आया, D1 की वैल्यू माइनस D0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, दोनों का डिफरेंस लिया था 2 r λ/μ। अब हम D2 में से जब D1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, D2 में से D1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेपरेशन हमारे पास आ रहा है 0.414 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 2 r λ/μ। नेक्स्ट हमने जब D3 में से D2 को सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स सेकेंड डार्क रिंग में से फर्स्ट डार्क रिंग मीन्स फर्स्ट डार्क रिंग में जीरोथ डार्क रिंग को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा सेपरेशन आया इतना। जब हमने सेकेंड डार्क रिंग में से फर्स्ट डार्क रिंग को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सेपरेशन आया इतना। जब हमने सेकेंड डार्क रिंग को थर्ड डार्क रिंग में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सेपरेशन आया इतना। थर्ड डार्क रिंग को जब फोर्थ डार्क रिंग में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सेपरेशन आया इतना। क्या हो रहा है ये सेपरेशन, देखो यहाँ पे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में 0.414 है, यहाँ पे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में 0.318 है और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में 0.268 है। इसका मतलब जो सेपरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम डार्क रिंग की रेडियस को इंक्रीज करते जा रहे हैं।
तो क्या होगा कि हम जैसे जैसे कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर जाते जाएंगे हमें जो रिंग्स दिखेंगी वो आपस में पास पास होती चली जाएंगी, वो नैरो रिंग्स होती चली जाएंगी, एक दूसरे के साथ सेट के रिंग्स बनने लग जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशंस the separation between two successive dark rings gradually become narrower with increase in their radii, कि जैसे जैसे ये डार्क रिंग्स हैं इनके रेडियस को हम इंक्रीज करते जाएंगे, जो रिंग्स हैं उनके बीच का सेपरेशन है वो कम होता चला जाएगा, रिंग्स आपको और पास पास नज़र आने लगेंगी। सिमिलर थिंग हैपन होगी ब्राइट रिंग्स के साथ। तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं कि जो ब्राइट रिंग का हमने डायमीटर का फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले में n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंट ब्राइट रिंग्स के डायमीटर फाइंड आउट कर लीजिए। अब इन ब्राइट रिंग्स के डायमीटर हमारे पास आ गए हैं D1, D2, D3 एंड इस टाइप से D4, D5 हमारे पास आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, D2 माइनस D1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन D3 माइनस D2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन D4 माइनस D3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हम देखेंगे यहाँ पे अगेन जैसे जैसे हम डायमीटर है या फिर इन रिंग्स का रेडियस है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, ब्राइट रिंग्स का सेपरेशन भी रिड्यूस होता जाएगा। तो जो न्यूटन्स रिंग्स हमें मिल रही हैं रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से, वो न्यूटन्स रिंग हमारी कुछ इस टाइप से होंगी कि सबसे सेंटर पे हमें एक डार्क रिंग मिलेगी, उसके बाद ब्राइट रिंग होगी, ब्राइट के बाद फिर से डार्क रिंग होगी, फिर ब्राइट, फिर उसके बाद फिर से डार्क रिंग होगी। लेकिन जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये यहाँ पे रिंग्स हैं इनका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा, रिंग्स एक दूसरे के पास पास होती चली जाएंगी, रिंग्स का जो सेपरेशन है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हमें बिल्कुल पास पास रिंग्स दिखाई देंगी। तो यस, इनिशियली रिंग्स का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे रिंग्स का सेपरेशन है वो कम होता चला जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स रिंग ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव्स ऑफ लाइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।